वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं के वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जीवन परिचय देखा तथा क्या निराश हुआ जाए इस पाठ के पहले परिच्छेदों को हमने पढ़ा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि लेखक का मन उदास हो रहा है। क्यों उदास हो रहा है? कि वे क्या कह रहे हैं कि समाचार पत्र हो या समाचार चैनल्स हो, उसमें लगातार ऐसी बातें को महत्व दी जा रही है जिससे मनुष्य का इंसानियत इससे विश्वास उठता जा रहा है। और इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि आज हम किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पाठ के द्वारा, यह हम पाठ के अगले परिच्छेद में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं इस पाठ के अगले परिच्छेदों को। लेखक इस पाठ के पहले परिच्छेदों में कह रहे हैं कि समाचार पत्र में वह हमेशा चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ते रहते हैं और हमेशा हर क्षेत्र में लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं तथा इन सारे वातावरण से लेखक कहते हैं कि आज हम देखते हैं कि समाज में ईमानदारी या ईमानदार व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देते तथा हम हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और लेखक का मानना है कि जो व्यक्ति ऊंचे पद पर है वह अधिक दोषों से, अर्थात दोष कौन से होंगे उनके अंदर, वह भ्रष्टाचार का आधार लेकर ऊंचे स्थान पर या ऊंचे पद पर गया होगा। तो इस प्रकार हम ईमानदारी की अपेक्षा इस संसार में, इस समाज में नहीं कर सकते। आगे लेखक कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि इस समय वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, समाज के ही नहीं, हम खुद की बात करें तो हम भी क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में अगर बात करनी होगी तो उसके गुणों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, उसके जो अवगुण होते हैं, उसके अंदर जो दोष होते हैं, उनकी तरफ सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। देखो, आज हम अगर किसी के अंदर कुछ दोष है तो वह कोई भी व्यक्ति जन्मतः गुनहगार या दोषी नहीं होता। किसी परिस्थिति की वजह से या किसी अन्य कारण से उसकी तरफ से कुछ गुनाह होता है, कुछ दोष होता है। लेकिन ऐसे समय में हम क्या करते हैं, समाज क्या करते हैं, उसके दोषों को बढ़ावा देते हैं। उस दोष के मूल कारण की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इस प्रकार लेखक यही कहना चाहते हैं कि आज सारे लोग एक दूसरे के दोष खोजने में ही लगे हुए हैं और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो देखिए, लेखक कह रहे कि लेखक ने यह पाठ जिस समय लिखा था वह तो अब बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन उस समय की जो बात है आज के समाज पर वस्तुतः देखा जाए तो वह लागू होती है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के इतने दोष देखते रहते हैं कि उसके अंदर हमें गुण दिखाई नहीं देते। अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि समाज जिस ओर आगे बढ़ रहा है, अगर यह स्थिति परिवर्तित नहीं हुई
तो यह समाज देश के विकास के लिए यह चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि लेखक कह रहे, देखो आज हम लेखक के बारे में जानकारी जब हासिल की तो उसमें देखा था हमने कि किस प्रकार लेखक ने इतिहास के बारे में किताबें लिखी है। उनको हमने इतिहास में अगर देखेंगे कि हमारे समाज के, हमारे देश के रक्षा के लिए, हमारे भारत के इस एक देश को एक इकट्ठा बनाने के लिए जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश को क्या किया गया था, गुलामी की जिंदगी बिता रहे थे। तो ऐसे में तो लेखक कह रहे कि यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आज हम देखते हैं कि अगर हम समाज का, देश का विकास करने हैं तो हमें अपने इस गुणों को, अवगुणों को परखने की जो हमारी दृष्टि है उसको बदलना चाहिए, नहीं तो हमारे देश के विकास के लिए यह चिंता का विषय बन जाएगा। लेखक आगे कहना चाहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मोहनदास मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। तो देखो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो भारत जिस समय आजादी के लड़ रहे थे तो उस समय क्रांतिवीरों ने या नेताओं ने उसकी आजादी को टिकाने के लिए कितने बहुत सारे विरोध किया था, अपने जानों की बलिदान दी थी, प्राणों की बलिदान दे दी थी और अपने इस भारत को एक सुनहरा भारतवर्ष बनाने के लिए बहुत अंत तक वह लड़ रहे थे। तथा उस समय भी हमारे भारत को सोने की चिड़िया के रूप में वर्णित किया गया था। और आज भी देखते हैं, आज हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इसको हमने देखा है, पढ़ा है। कौन सी किताब में हमने पढ़ा है? भारत की खोज, इस किताब में भी हमने इसका वर्णन पढ़ा है। तथा हमारे इतिहास में भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार हमारी संस्कृति, सभ्यता आज ही नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व से लगातार टिकी रही है। बहुत ऐसे मोड़ आए कि सभ्यता कम हुई, नष्ट हुई, ह्रास हुई, फिर से वह पनपने लगी। तो उस समय तिलक ने, गांधी जी ने, फिर अन्य जो नेताएं थे, उन्होंने जो भारतवर्ष का सपना देखा था, तो क्या आज वह सपना टूटने वाला है? लेखक के मन में प्रश्न चिन्ह आ रहा है। क्यों आज हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है? तो लेखक कह रहे कि लेखक ने जब यह पाठ लिखा है उस समय के स्थिति का, सामाजिक स्थिति का वर्णन लेखक कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि आज शायद लेखक को उस समय जो सामाजिक स्थिति थी, वह यह सोच रहे थे कि अगर उस समय यह स्थिति रहेगी तो आगे जाकर आगे के युवकों को या युवकों पर क्या उसका प्रभाव होगा। शायद इसीलिए यह सारे प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं और इसलिए वह बात करे अपने महान सभ्यता और संस्कृति की। आगे लेखक कह रहे, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्श की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। तो देखो यहाँ पर लेखक कह रहे कि हमारे इतिहास से जो आर्य द्रविड़ संस्कृति तथा हिंदू, मुसलमान या अन्य देश के लोग जो हमारे देश में आकर बसते थे, तो इस प्रकार सारे लोगों को, सारे जातियों को, सारे धर्मों को इकट्ठा बांधकर रखने वाला हमारा भारत के जो आदर्श तत्व थे, वह उस समय जो नदियों की तरह, समुद्र की तरह बहती थी और आज वह समुद्र क्या सूख गया है? इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न लेखक के मन में आ रहे हैं। मेरा मन कहता है
ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चाहे कितने ही सामाजिक समस्या आए या कितने ही अन्य चीज आए जिसे हमारे इस भारतवर्ष की एकता को, उसकी सभ्यता को, उसकी संस्कृति को और उसके आदर्श को खरोचने की कोशिश की जाए, उसको नष्ट करने की कोशिश की जाए, लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें परिवर्तन, भले ही सामाजिक समस्या में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारत की जो आदर्श तत्व है उसमें कम नहीं हो सकते। हमारे जो महान मनीषी है, विज्ञानी है, उन्होंने जो सपना देखा है वह कभी टूट नहीं सकता। देखिए, आज हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग, जैसे कि भारत को हम कह सकते हैं एक फूलों की माला, कि एक माला में जैसे तरह तरह के रंग के, तरह तरह के प्रकार के फूलों को गूंथकर एक माला बनती है। तो उसी प्रकार हमारा भारत देश भी क्या हुआ है, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता, विदेशियों के आदर्श गुण, इन संस्कृति से भरा हुआ एक माला के रूप में विभिन्नता में एकता हमें दिखाई देती है। और इस प्रकार हमारा सपनों का भारत जो आज भी हम देखते हैं, वो आदर्श तत्व भले ही थोड़े कम ज्यादा प्रमाण में दिखाई देते हैं, लेकिन यह हमारा सपना कभी टूट नहीं सकता। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर लेखक समाज के ऐसे एक ही वर्ग का वर्णन कर रहे हैं कि कौन से, कि जो भारत के एकता पर दाग लगा रहे हैं, लेकिन समाज में ऐसा भी वर्ग हो सकता है ना कि जो मानवता के, इंसानियत के गुण उनके अंदर है, या हमारे भारतवर्ष को, हमारे देश को एकता के साथ बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि कुछ दिनों से थोड़ा बहुत माहौल में परिवर्तन होता रहता है। क्या परिवर्तन होता है कि ईमानदारी से मेहनत करके जो अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे जो लोग हैं भोले भाले श्रमजीवी, अर्थात मेहनत मजदूरी करने वाले जो आम जनता है, वह क्या हो रहे हैं, सिर्फ कष्ट करने में पीस रहे हैं तथा झूठ और फरेब का आधार लेकर उस पर क्या कर रहे हैं, वो जो कष्ट करने वाले लोग होते हैं उनका फायदा उठाकर अपना फायदा देखने वाले लोग क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है कि देखो, आज भले ही मानवीय गुणों को महत्व नहीं दिए जाते हैं, हम कहते ना कि नैतिक मूल्य हमें सीखने चाहिए, ईमानदारी, हमारे सच्चाई, यह गुण हमारे अंदर होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते कि वह सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आज हम देखते हैं कि समाज में मूर्ख माना जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि समाज का एक वर्ग ऐसा है जो श्रमजीवी है, सच्चाई के रास्ते से चलकर अपना जीवन व्यतीत कराना चाहते हैं। तो दूसरा वर्ग कैसा है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने के बजाय झूठ फरेब का आधार लेकर वह अपनी प्रगति कर रहे हैं। तो लेखक ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे जो दो वर्ग है, बेबस और भीरू, मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलकर आगे जीवन व्यतीत करे, वह क्या है, वह अपनी प्रगति करने के बजाय वह विकास के मार्ग पर पीछे पड़ गए हैं। तो लेखक आगे यही कहते कि ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आज हम समाज में देखते हैं इंसानियत, सच्चाई या नैतिकता जैसी जो चीजें हैं, उस पर से मनुष्य का विश्वास उठता जा रहे हैं।
आगे लेखक कहते कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराहों को ठीक रास्ते पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक गुण होते हैं उसको महत्व देना चाहिए। भले ही आज समाज कितनी ही बुराइयों की तरफ बढ़े, लेकिन हमारी आंतरिक गुणों को हमें प्रधानता देनी ही चाहिए। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उनमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसके पहले भागों में जो परिच्छेद पढ़ा था और इस भाग में जो परिच्छेद पढ़े उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ: आरोप लगाना, दोषारोपण करना, प्रत्यारोप, किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरे को दोषी ठहराना, अतीत, बीता हुआ समय, गहर, गहरा या अंधेरा स्थान, मनीषी, ज्ञानी व्यक्ति, जीविका, रोजी रोटी का साधन, निरीह, इच्छा, तृष्णा रहित, श्रमजीवी, काम करके जीवन बिताने वाले, पीसना, दुख उठाना, फरेब, छल, धोखा, पर्याय, समान अर्थ वाला, भीरू, डरपोक, बेबस, असहाय, आस्था, विश्वास, चरम और परम, आखिरी और सबसे सुंदर, विद्यमान, मौजूद, संयम, नियंत्रण, गुमराह, जो सही रास्ता भूल गया हो, उपेक्षा, तिरस्कार, सुचारू, आकर्षक, त्रुटि, गलती, संकोच, लज्जा, प्रमाण, सबूत। कुछ मुहावरे आए हुए हैं। पहला है मन बैठना, उदास हो जाना, फलना फूलना, उन्नति करना या प्रगति करना। तो बच्चों, अब तक हमने इन परिच्छेदों के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं यह पढ़ा। आगे लेखक हमसे क्या बातें करना चाहते हैं ये पढ़ेंगे अगले परिच्छेदों में, लेकिन इसके अगले भाग में।